आपके सवालों के जवाब देने के लिए और टैक्स से जुड़ी हुई तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं टैक्स एक्सपर्ट और सीए विनोद रावल जी। विनोद जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस खास शो बुरा ना मानो टैक्स है में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के। और हर बार आप जब आते हैं तो बहुत अच्छी न सिर्फ जानकारी मिलती है और इतने अच्छे से आप समझाते हैं कि तमाम दर्शक जो है वो तब से बहुत दिनों से हमसे कह रहे थे कि विनोद जी दोबारा कब आएंगे। तो आज बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला प्रश्न सर विनोद जी ये है कि ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली जो कमाई होती है इस पर टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, क्योंकि अब हम क्रेज़ देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है और अब तो बड़े बड़े सितारे जो है प्रमोट कर रहे हैं, लोग भी खेल रहे हैं। इस पर टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा और इसको भरा कैसे जा सकता है? नमस्कार, मणि नाइक के दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। ऐसा है विपुल जी, देखिए ऑनलाइन गेमिंग लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कोविड में आपको पता है कि लोगों को तरीका चाहिए था अपने समय को लगाने का, तो उसमें एक तरीका ये निकाला उन्होंने और उस पर अच्छा पैसा लोगों ने कमाया। और सरकार को भी उसी के अंदर, आपको मालूम है कि सरकार का भी हिस्सा रहता है आपकी कमाई में, तो सरकार का भी हिस्सा इसके अंदर है। तो सरकार ऑनलाइन गेमिंग के अंदर फ्लैट रेट पर 30% टैक्स लगाती है, 30% फ्लैट, जो हाईएस्ट रेट है हमारा। और इसके साथ साथ अपना सरचार्ज तो लगाती एजुकेशन से शुरू, तो टोटल मिलाकर के 31.2% टैक्स जो है ऑनलाइन गेमिंग पर लगता है। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब है। और इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? बहुत सिंपल है कि जो आपने पैसा कमाया उसके ऊपर जो आपका पैसा देने वाला है वो टैक्स काट करके आपको पैसा देता है, कि आपको बाकी ही पैसा मिलता है, ना कि पूरा पैसा मिलकर के बाद में आप जमा करते हैं। तो ये 10,000 रुपए से ज्यादा जब भी आप कमाते हैं तो जो आपका कंपनी है जिससे आप जहां गेम खेल रहे हैं, आप जो पैसा आपको चेक इशू करता है, जो पेयर है, वो आपको इसके ऊपर टीडीएस काट करके पैसा देगा। ये जीतने पर ही टैक्स लगेगा या हारने पर भी टैक्स की कोई इसमें कुछ इस तरह का कैलकुलेशन है क्या? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर हैं अभी गेमिंग को लेकर के, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के। देखिए, अभी पिछले बजट में इन्होंने जितने भी ऑनलाइन गेमिंग ट्रांजेक्शन है, क्योंकि सरकार ट्रैक कर रही है इसको, सरकार इस तरह की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसको ट्रैक करती है, उनका एक अपना मैकेनिज्म है। तो उन्होंने 0.1% ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है। तो वो तो आपका लगेगा ही लगेगा, जो आप ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर 0.1% टैक्स लग जाएगा और वो सरकार ले लेती है। हालांकि हारने के केस में उसके साथ बात में उसका एक अलग ट्रीटमेंट है, पर क्योंकि आप हारे हैं तो टैक्स का अदरवाइज तो कोई सवाल नहीं बनता है, तो वो ट्रांजैक्शन टैक्स है। लेकिन जीतने में क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है तो सरकार का उसके अंदर हिस्सा है। घाटे में सरकार आपकी ना तो हिस्सेदार है, ना लेती है ना देती है, तो इसलिए आनंद लीजिए इसका। चलिए, अगला सवाल ये है सर कि सीबीडीटी ने जीतने वाले गेमर से टैक्स का भुगतान करने के लिए कहा है और ऐसा नहीं करने पर पेनल्टी लगाने की चेतावनी भी दी गई है। लेकिन अगर कोई इस कमाई को इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करके टैक्स नहीं भरता है तो कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है और इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, सीबीडीटी ने पीछे कुछ इनकम कंपनियों को नोटिस इशू किए थे, 58,000 करोड़ रुपए का ऐसा मामला था। और ये बढ़ने वाला है, 58,000 करोड़ पे रुकने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि एक इंटरनेट पर गए, बटन दबाए हमने और हम तो वहां से जीते हैं, इसमें सरकार का क्या लेना देना, सरकार को टैक्स किस बात का देना। तो सरकार उस पर अपना टैक्स मांग रही है। अगर किसी ने नहीं दिया है तो सरकार ने, सीबीडीटी चेयरमैन साहब ने, यह चेतावनी दी थी कि आप पिछले 2 साल की जो रिटर्न है, जिसको अपडेटेड रिटर्न का नाम दिया था उन्होंने, पिछले बजट में अलाउ किया था कि आप वो फाइल कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी अपडेटेड रिटर्न दे दीजिए, तो जो आपका टैक्स बनता है वो, और प्लस 25% पेनल्टी, 25 या 30% जो भी आएगी 2 सालों के अंदर, अलग अलग जो जहां फॉल करता है उस हिसाब से देगा। तो उस पर कहा था कि टैक्स दे दीजिए। अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं तो सरकार के पास, आप जानते हैं कि डंडा हमेशा रहता है, विकल्प पेनल्टी का तो रहता है, तो 200% पेनल्टी इसके ऊपर प्रोवाइडेड है। और उसके अलावा प्रोसिक्यूशन और बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म है जिससे सरकार अपना पैसा वसूलना जानती है। तो इसलिए मेरी भी सबसे सलाह ये होगी कि अगर आपने पैसा कमाया है तो अपने 70 पैसे से एंजॉय कीजिए, 30 पैसे सरकार के उसको दे दीजिए, वरना ये 30 भी आपके 70 भी चले जाएंगे, फिर आप बहुत परेशान होने वाले हैं। तो बहुत पेनल्टी, 200% की पेनल्टी का प्रावधान इसके अंदर है, वो कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप शौकीन हैं गेम खेलने के, हम यहाँ पर कोई ये सलाह नहीं दे रहे हैं आपको खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, लेकिन अगर आप उससे कमा रहे हैं तो उसमें सरकार की जो भी हिस्सेदारी है वो ज़रूर दे दें, वरना जो आप चीज़ें अभी एंजॉय कर रहे हैं वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बड़ी पेनल्टी हो सकती है। क्योंकि इसमें बहुत सारे यूथ इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व हैं, शायद उनको नहीं पता है कि 16-17 साल की उम्र में उनको लग रहा है कि ये पैसे मिल रहे हैं, इस पर कोई
रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, और ऐसा ना हो कि आपके परिवार के लोग इस वजह से परेशान हो। अगला सवाल ये है सर कि ज़्यादातर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म कैश या फिर वॉलेट पे पेमेंट देते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म प्राइज मनी के बदले गिफ्ट भी देते हैं, तो ये जो गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, वॉलेट में पैसे आ रहे हैं, इसको किस तरीके से टैक्स इस पर लगेगा? मैं दर्शकों को बता दूं कि जो गिफ्ट है वो किसी भी तरह से आपने जीता हो, चाहे किसी आइटम में जीता हो चाहे कैश में जीता हो। कैश के केस में तो सीधा सीधा 30% कट जाता है, तो इसलिए आपको मिलता ही 70 है, तो आप शायद किसी तरह से बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ आइटम जीती है, कोई कार जीती है या कोई और इस तरह से कोई आपको गिफ्ट मिला है जो अदर देन कैश है, तो उस पर आपको पहले टैक्स का भुगतान करना होता है। तो जो आपको प्राइस देने वाला है वो पहले आपसे टैक्स का पैसा भरवाता है, आपसे पैसा लेता है, वो उसको डिपॉजिट करता है सरकार को, उसके बाद वो आपको आइटम डिलीवर करता है। अगर वो नहीं करता है तो वो उसी के पार्ट पे गलती उसकी आती है और उसको अलग से पेनल्टीज देनी पड़ती है। तो उसका टैक्स का भुगतान करने का तरीका यही है कि जो आपको गिफ्ट अनाउंस कर रहा है वो आपसे पहले टैक्स लेकर के भरवाता है, उसको जमा करता है, जमा करने के बाद आपको आइटम दी जाती है। यही फार्मूला आपके वॉलेट पर लगाया जाता है, उसी तरह से सेम सिस्टम है ये। 50,000 रुपए तक के जो गिफ्ट्स है वो बेसिकली अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं है। हालांकि टीडीएस का प्रावधान 10,000 पर लागू हो जाता है, तो वो लगेगा ही। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न ये आता है कि अगर इनामी राशि छोटी हो और अगर गेमिंग प्लेटफॉर्म टीडीएस नहीं काटते हैं इस तरह के मामले में, तो ऐसे में विनर को क्या करना चाहिए? वो टैक्स का भुगतान कैसे करे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं आजकल, 8-10 साल की उम्र के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो क्या करें? अगर बड़ा अमाउंट नहीं है, 1,000-2,000 रुपये आए, वहाँ से भी नहीं कट रहे हैं, या फिर बड़ा अमाउंट मान लीजिए कि अगर आता है, तो क्या करना चाहिए? क्या करें इसमें? ऐसा है, आपको अल्टीमेटली आदत टैक्स देने की शुरू से डालनी चाहिए। एक हमारे यहाँ मजाक किया जाता है कि बच्चे से शुरू से ही 30 उसके सैंडविच का 30% निकाल लेना चाहिए, ताकि उसे आदत लगे कि सरकार को टैक्स देना है। तो ये 1,000 हो या 1 करोड़ हो, सरकार का 30% टैक्स है उसके अंदर। भले ही वो टीडीएस नहीं कटा है तो आपको वो टैक्स देना है, इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। मैंने आपसे कहा 50,000 रुपए तक की एक छूट जो गिफ्ट्स है, गिफ्ट्स के ऊपर है, वो अलाउड है सेक्शन 56 के अंदर। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको इस पर टैक्स देना, पर डिस्क्लोजर दोनों केस में करना। आपको डिस्क्लोज करना होगा कि मुझे ये गिफ्ट मिला है और मैं इस पर ये टैक्स दे रहा हूं, तो आप डिस्क्लोजर से नहीं बच सकते हैं। टैक्स आपको पे करना है और फ्लैट रेट पर 30% पर ही पे करना है, इसमें कोई गुंजाइश किसी किस्म की नहीं है। इन केस ऑफ आइटम मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि आप पहले टैक्स जमा कराते हैं, उसके बाद आपको आइटम। अब आपसे जानना चाहेंगे, गेम ऑफ स्किल वाले खेलों में टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना होता है। अब ऐसे में अगर जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है वो सीधे सीधे 30% टीडीएस काट ले, तो रिफंड का दावा कैसे किया जा सकता है? और जरा हमारे दर्शकों को ये भी थोड़ा समझा दीजिएगा अपने उत्तर में कि गेम ऑफ स्किल क्या होती है। गेम ऑफ स्किल ये होता है कि आप, सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली अपनी एक जजमेंट में कहा था कि जैसे रमी है, कुछ गेम्स ऐसी हैं जिसके अंदर आप स्किल का इस्तेमाल करते हैं, वो गेम ऑफ चांस नहीं है। आपको अगर याद आता हो अपना बचपन, तो हम एक गोला घुमाया करते थे, एक नंबर आता था। बिल्कुल। तो अगर वो आप खाली घुमा रहे हैं, नंबर 7 आ गया, 6 आ गया, तो उसमें आपका स्टाइल कुछ नहीं है। कहने को होता था कि मेरा ही बार बार आता है, पर एक्चुअली वो गेम ऑफ लक है या गेम बाई चांस। एक होती है गेम बाई स्किल, जिसको हम, जैसे कार्ड्स खेले जाते हैं जिसमें रमी का नाम पर्टिकुलरली लिया गया उस जजमेंट के अंदर, इसलिए मैं उसको यूज कर रहा हूं। तो कहते हैं कि स्किल गेम है, ये चांस नहीं है। आप पत्तों को लगाना जानते हैं, आप कैसे खेलते हैं आप जानते हैं, बहुत मास्टर्स इसके अंदर है, कैसीनोज के अंदर लोग खेलते हैं। तो वो जो मास्टर्स हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि आर्ट, आपका एक आर्ट है, आपको आता है खेल खेलना, तो आप स्किल्ड हैं। तो जब स्किल्ड हैं तो आप गेम बाई चांस के उसमें नहीं जा सकते, तो स्लैब रेट पर आपका टैक्स लगाया गया। जबकि टैक्स डिडक्टर के लिए कोई छूट नहीं दी गई, उसको 30% पर ही रखा गया। अब जब वो 30% पर है और आपका टैक्स 30% कट गया, तो आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं कि वो अपनी रिटर्न भर करके उसका रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, जैसे हम सब बाकी रिफंड लेते हैं। विपुल जी, आपसे ज्यादा, ये नौकरी पेशा आदमी से ज्यादा ये दर्द कोई नहीं जानता है कि टैक्स कटने का दर्द क्या होता है और रिफंड कैसे मिलता है। तो वो एक टाइम लगता है, उसमें प्रोसीजर है, पर रिफंड आता है। तो मैं बिल्कुल इस बात को इसी तरह से कि आप रिटर्न फाइल करिए और अपना रिफंड लीजिए, जो बनता है। किसी अच्छे प्रोफेशनल की कहीं मदद लेने की जरूरत पड़ती है तो आप लीजिए और अपना जो है फायदा लीजिए। बिल्कुल। तो अगर आपके पैसे 30% कट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप रिफंड जो है आपको जो है इनकम टैक्स के जरिए जो है वो मिल सकता है। तो इस बारे में आप निश्चिंत रहें, वो पैसे आपके हैं, आपको वापस मिल जाएंगे। अब बजट आने वाला है सर, और आगामी बजट में ये उम्मीद की जा रही है कि शायद कैपिटल गेन टैक्स में कुछ बदलाव हो। इंडस्ट्री और अन्य स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी इसकी मांग उठाई जा चुकी है। कैपिटल गेन टैक्स में की व्यवस्था में बदलाव के लिए कौन कौन सी मांगे हैं और किस तरह के बदलाव यहाँ पर आपको लगता है कि हो सकते हैं?
और टैक्स में भी बदलाव किस तरह की हम उम्मीद करें? लंबे समय से चर्चा चल रही है कि टैक्स में अब बदलाव, स्लैब में भी बदलाव होने की मांग कर रहे हैं बहुत सारे लोग। क्या उम्मीदें हैं आपकी? बिल्कुल जी, आपने दिल मांगे मोर वाली बात कह दी है। जितने सारी चीजें आपने मांगी, आपको मालूम है सरकार देने वाली नहीं है, पर आपने भी सोचा कि चलिए ज्यादा मांगते हैं, शायद उसमें से कुछ कुछ तो मिलेगा। जी। तो जहां तक स्लैब की बात है, देखिए इकोनॉमी इस वक्त आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी बहुत अच्छे हालात पे नहीं है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा स्लैब्स में कोई चेंजेस आने की उम्मीद है। जहां तक कैपिटल गेन्स टैक्स के मैकेनिज्म में चेंज की बात है, वो काफी टाइम से बात उठ रही है। उसके अंदर टाइम पीरियड की बात है, हालांकि पिछले बजट में कर दिया गया 3 साल के पीरियड को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को 2 साल कर दिया गया, स्टॉक्स के ऊपर 10% टैक्स लगा, शॉर्ट टर्म गेन पे 15% टैक्स लगा। इसी तरह से कुछ अब एक ही सिर्फ चीज बची हुई है कि आपके जो डेट के जो फंड्स थे उनके ऊपर कैपिटल गेन्स जो है अलग मैकेनिज्म से लगता है। तो अब ये बात हो रही है कि सारे को रेशनलाइज कर दिया जाए, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमारे पीछे जो रिपोर्ट थी उसके अंदर कहा गया था कि बहुत कंबरसम है जो कैपिटल गेन का सिस्टम है टैक्सेशन का, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करने की बात थी। तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर कुछ पीरियड्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे अलग अलग हमारे अलग अलग पीरियड्स हैं। इक्विटी के लिए 1 ईयर है, इमोल प्रॉपर्टी के लिए 2 साल है, लेकिन डेट फंड्स के लिए आज भी 3 साल है। तो अभी कुछ ऐसा रैशनलाइजेशन है, तो डेट फंड्स को भी शायद 2 साल किया जा सकता है, या टैक्स के रेट्स पे कुछ स्लैब किया में चेंजेस किया जाए, तो वो पॉसिबिलिटी है। बाकी कुछ ऐसा कोई बहुत बड़े बदलाव की हम उम्मीद इस साल नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये चुनावी बजट नहीं है, इससे अगले वाला बजट चुनावी बजट होना चाहिए, तो वो पार्ट्स में आएगा। लेकिन अगर मैं दूसरी तरह से देखता हूं तो फुल फ्लेश्ड ये आखिरी बजट है दूसरे तरह बिल्कुल। का। तो फुल इसी फ्लेश्ड बजट है, तो सरकार इसके अंदर कुछ रिस्क ले सकती है, क्योंकि सरकार रिस्क लेने के लिए जानी जाती है और रिस्क लेती है। तो कितना रिस्क ले पाते हैं और कितना उस हिसाब से नहीं होता है, तो मेरा मतलब ये उम्मीदें इसलिए भी बढ़ गई कि एक तो जैसा आपने कहा कि पूर्ण बजट ये आखिरी होगा इस सरकार का। दूसरा, हम टैक्स कलेक्शन के जो नंबर्स देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इकॉनमी बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो रही है और जो लीकेज थी, बहुत सारी चीज़ें लीकेज जो हैं वो काफ़ी हद तक भरे हैं। तो ऐसे में अगर थोड़ी सुविधा मिडिल क्लास को मिलेगी तो निश्चित रूप से टैक्स कलेक्शन में भी थोड़ा सा हो सकता है और इजाफा देखने को मिले, क्योंकि इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न है। अगर टैक्स भी कट जाए, महंगाई भी बढ़ती रहे, तो एक आम आदमी को राहत के लिए क्या आपको उम्मीद ये नहीं कर रहे हैं कि शायद इस दिशा में कुछ सोचें? नहीं, देखिए हम तो चाहते हैं कि आपकी बात सच हो और कुछ फायदा मिले, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है देश को कुछ टैक्स में स्लैब की। कोई वही पैसा अल्टीमेटली तो सिस्टम में जाना है। देखिए जीएसटी के अंदर वही पैसा घूम करके आता है। आपके पास जो पैसा बचेगा आप उसको खर्च ही तो करेंगे, या आप बैंक्स में डिपॉजिट करेंगे। तो बैंक्स में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ बढ़े हैं अभी, तो बिल्कुल पॉजिटिव उम्मीद है और बहुत अच्छी हम इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। हमारा जो आपके जो डेफिसिट है वो भी इस बार कम होने की उम्मीद है। बहुत ज्यादा सरकार देखिए उसके अंदर काम कर रही है, तो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आखिरी फुल फ्लेश्ड बजट है, इसके बाद तो पार्शियल आना है जो इंटरिम आता है। तो फुल फ्लेश्ड है तो उम्मीद है कुछ ना कुछ जरूर होगा। हम बात एक्चुअली कैपिटल गेन पर कर रहे थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अपनी बात को रिस्ट्रिक्ट करके रखा था कि भाई कैपिटल गेन के अंदर टाइम रेशनलाइजेशन के अलावा कुछ हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि कुछ और चेंजेस आएंगे। लेकिन वो भी एक वेलकम स्टेप है, वो आने की उम्मीद है। लास्ट ईयर ही होना चाहिए था, पर वो कहीं रह गया और कोविड की वजह से ज्यादा छेड़ा नहीं गया उसका। उम्मीद है वो होगा।